अब मैं दो चैप्टरों को पढ़ाने के बाद कौन कौन से दो चैप्टर हो गए थे, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिनका सर्वमान्य सिद्धांत आपने ओपेरिन का पढ़ा था। इसके पश्चात हम आपसे बात करेंगे कि जब जीवन की उत्पत्ति हो गई उसके बाद हमने बात किया था कि उस जीवन की उत्पत्ति अर्थात प्रोकैरियोटिक जो जीव बना, बाराड बना या वायरस बना, उससे मनुष्य जैसे विकसित सजीव की उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ, जिसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं या कार्बनिक विकास कहते हैं। तो कार्बनिक विकास के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं जिसे एविडेंस कहते हैं, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम बात करेंगे। फर्स्ट है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। आप जानते हैं कि जो सजीव का जो मृत शरीर है वो कई वर्षों के पश्चात एक महत्वपूर्ण संरचना में जमीन में दबे रहने के पश्चात एक महत्वपूर्ण संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उस संरचना का नाम है फॉसिल। तो स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। और आप जानते हो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है लियोनार्डो दा विंसी, वो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। तो आप आधुनिक एवोल्यूशन को के पक्ष में प्रमाण देने के लिए किसका सहारा ले सकते हैं? पैलियोंटोलॉजी का। और वो पैलियोंटोलॉजी का जो सहारा आपने लिया है उसमें एक आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस को पढ़ते हो आप, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे नोट करें आप। आर्कियोप्टेरिस में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बर्ड्स के पाए जाते हैं और कौन से लक्षण रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं, अर्थात ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी क्यों है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला आर्कियोप्टेरिस है जो सिद्ध करता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा, और दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में जो आप आधुनिक घोड़ा देख रहे हैं वो उस रूप में नहीं था, बल्कि ये विभिन्न रूप हैं उसके। इयोहिपस, मियोहिपस, मेरीहिपस, मेरिजिपस और प्लियोहिपस और एक्वस। आधुनिक घोड़े का नाम है एक्वस। क्लियर है? तो इसको डिटेल में पढ़ लेना सरल है बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ आप एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इसमें तीन बातें होंगी, होमोलॉगी एंड होमोलोगस ऑर्गन। आप जानते हो कि ऐसी जो संरचना है सजीवों में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जिनका स्ट्रक्चर और जो ओरिजिन है समान हो तथा उनका कार्य भिन्न हो, उसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन का पाया जाना ये कहलाता है होमोलॉगी। और आप जानते हो कि ऐसी संरचना, क्या मैं बोला, ऐसी संरचना जिसकी ओरिजिन और क्या हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, इसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो आप जानते हो विभिन्न प्रकार के होमोलोगस ऑर्गन जो पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बात करें आपसे कि मेढक के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ, घोड़े गाय के अग्रपाद, और इसके अलावा मैं बात करूं पक्षी के पंख। तो इनकी जो संपूर्ण संरचना है समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। आप जाने कि एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी होमोलोगस ऑर्गन पाए जाते हैं। वो होमोलोगस ऑर्गन कौन से हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं? जैसे आपने सुना है कि नागफनी का फिलोक्लेड और एस्परगस में पाए जाने वाला क्लेडोड, ये किसके उदाहरण हैं? होमोलोगस ऑर्गन के उदाहरण हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं बोगनवेलिया में जो कांटे पाए जाते हैं, और दूसरा पैसिफ्लोरा उसमें पाए जाते हैं टेंड्रिल। उन दोनों की जो अंग जो है उनकी संरचना भिन्न होती है लेकिन उनके कार्य एक समान होते हैं। ठीक है, क्लियर ना? तो प्लांट में भी आपको होमोलोगस ऑर्गन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। दूसरा मैं बात करता हूँ एनालॉगस या एनालॉग, एनालॉगस ऑर्गन और एनालॉग। तो ऐसे इसका जस्ट अपोजिट बोलेंगे आप। उसमें क्या बोला था आपने कि जिसकी संरचना समान हो और कार्य भिन्न भिन्न हो, इसमें बोलेंगे कार्य समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। आप जैसे बता सकते हैं तितली के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, किसके उदाहरण हैं? एनालॉगी के। ठीक है।
इनकी संरचना और उत्पत्ति में पर्याप्त अंतर होता है, लेकिन इनके कार्य एक समान होते हैं। हम बता दें आपको, तितली के जो पंख हैं ये कार्टिन के बने होते हैं, तथा पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है उसके फोल लिम्ब या अग्रपाद के रूपांतर हैं। क्लियर? ऐसे मैं आपसे बात करूं, पौधों में भी एनालॉगस या एनालॉगी पाई जाती है। पौधों में जो याद रखेंगे आप कि नांगफनी का जो चपटा हुआ भाग दिखाई देता है वो पत्ती नहीं है, स्टेम है, फिलोक्लेट का उदाहरण है। तो वो किसका काम करता है बता दें आप मुझे जल्दी से। वो काम करता है फोटोसिंथेसिस का। तो कुल मिला के मैं बात करूं कि जैसा आपने समझा था कि कार्य, क्या आपने बताया कि कार्य समान हो और संरचना, कार्य समान हो और संरचना अलग अलग हो। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं, जो कार्य समान है, जो नॉर्मल पत्ती है वो भी फोटोसिंथेसिस काम करती है, और नांगफनी का हरा चपटा भाग भी वो भी फोटोसिंथेसिस काम करता है। कार्य समान है लेकिन संरचना अलग है, एक लीफ है और दूसरा स्टेम है। ठीक है, इसके अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करूँ आपसे। थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन, सी नंबर वेस्टिजियल ऑर्गन। आप बता देंगे जल्दी से मुझे। हिंदी में कहते हैं अवशेषीय अंग। ऐसे अंग जो किसी भी सजीव में उपस्थित हो लेकिन उस अंग की उपयोगिता ना हो उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। मनुष्य में हम आपसे बात करें कि लगभग 180 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। और याद रखें आप कि जो लेमार्क का, जो हम आपसे बात करेंगे लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागत, उसमें उन्होंने अवशेषीय अंगों के महत्व को बताया है, अर्थात सिद्ध किया है कि अवशेषीय अंग विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले मैं बात करूं कार्डल वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट वर्टिब्री को कार्डल वर्टिब्री कहते हैं। ऐसे में बात करूं एक्सटर्नल ईयर में जो मसल्स पाई जाती हैं, आपके एक्सटर्नल ईयर है उसमें जो मसल्स पाई जाती हैं, और ये जो एक्सटर्नल ईयर में जो हेयर्स पाए जाते हैं, आपकी बॉडी में जो हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हेयर्स हैं वो भी किसके उदाहरण है? वेस्टिजियल ऑर्गन के। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी किसका उदाहरण है? वेस्टिजियल ऑर्गन का। अब मैं बात करूँ, एक शब्द है एटेविज्म। क्या लिखा है? एटेविज्म। तो एटेविज्म क्या है बता दें आपको कि ऐसे अंग जो पूर्वज में पाए जाते थे लेकिन संतति में अचानक विलुप्त हो गए या निष्क्रिय हो गए और फिर से अगली पीढ़ी में फिर से प्रकट हो गए, तो ऐसी घटना को कहते हैं एटेविज्म। आपको खुद बताना है इसके उदाहरण। लास्ट में मैं बात करूं एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो मैं आपसे बात करूं, देखना कि एम्ब्रियो से प्रौढ़ की बनने की, एम्ब्रियो से प्रौढ़ तक या एडल्ट तक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑन्टोजेनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियो से एडल्ट के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे ऑन्टोजेनी कहते हैं। दूसरा है फाइलोजेनी। तो मैं आपसे बात करूं कि फाइलोजेनी क्या है बता देंगे आप जल्दी से मुझे, कि किसी भी जाति के संपूर्ण विकास को फाइलोजेनी कहते हैं। तो एक शब्द आता है ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी की पुनरावृत्ति करता है। क्या? ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी की पुनरावृत्ति करता है, इसको बताया है हीकल ने। अर्थात मैं आपसे बात करूं कि एम्ब्रियो का विकास सामान्यतः जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो विकास है जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास। तो सामान्यतः जो है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का विकास लगभग कार्डेटा संघ के सभी सजीवों में लगभग समान होता है, लेकिन उसमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसके आधार पर हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर लास्ट है मॉलिक्यूलर एविडेंस। किताब से देख लेना, सरल है। तो कुल मिला के ये एविडेंस की बात हो गई, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की एविडेंस की बात हो गई। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लिख के दिखाएंगे, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन में अंतर क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो आप बता दें किनमें किनमें होमोलॉगस ऑर्गन
एनालॉगस ऑर्गन और तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इसको लिख के आपको दिखाना है। फिर मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट डे डार्विन का विकासवाद और लेमार्क का विकासवाद।